नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RM क्लासेस में। और आज की हमारी वीडियो रहने वाली है जो अभी हरियाणा में मुद्दे चल रहे हैं उन पर स्पेशल ये वीडियो है। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एचटेट री एग्ज़ाम का, ग्रुप डी का, जेवीटी और फायर स्टेनो की भर्ती का जो लंबे समय से लंबित हैं, और थोड़ा बहुत रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी हम जिक्र करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है, पल पल की खबर आपको वहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो मैं हर रोज़ नहीं बनाती, मैं सिर्फ मुद्दे पर ही वीडियो बनाती हूँ। हम जो है व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते। अगर आपको हर छोटी बड़ी अपडेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो जी, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा बना हुआ है वो है एचटेट री एग्ज़ाम का। इसके रिगार्डिंग हम आपको जो है अखबार की एक कटिंग दिखाएंगे। तो जी, आपने अखबार की ये कटिंग देखी होगी। दैनिक भास्कर में ये खबर आई हुई है, जागरण में है, ये जागरण की खबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है। थोड़ा आपको देखिए जूम करके। यहाँ पर ग्रेस मार्क्स और जितनी आपत्तियां इसमें दर्ज की गई हैं एचटेट को लेकर। एचटेट का पेपर आपको पता है कितना अभी इसके बारे में खबरें जो है वायरल रही हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता है। एचटेट री एग्ज़ाम के बारे में बोला गया है कि 17,500 जो अभ्यर्थी हैं उनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। अगर री एग्ज़ाम होता है तो सबका होगा, अदरवाइज़ ये किसी का नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? जो 17,500 आपत्तियां दर्ज की गई हैं वो सभी कैंडिडेट्स को ये जो है फ्रंट में है, ये सभी कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जितनी ये 17,500 आपत्तियां बोर्ड में गई हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन्होंने बताया है कि पेपर में क्या क्या खामियां हैं, जो आंसर की आई है उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो मेरे ख्याल से बोर्ड को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम है। अगर 17,500 आपत्तियां गई हैं तो इन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं, सभी को प्रॉब्लम है। जिन्होंने एचटेट दिया है सभी को प्रॉब्लम है, चाहे वो पीआरटी हो। पीआरटी वाले बच्चे तो इतने मासूम और क्या बोलेंगे बच्चों जैसे हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम भी 1 to 5 का है। तो ये बड़े ही मासूम हैं। इनकी मेरे ख्याल से रेयर ही कहीं सुनवाई हुई है और रेयर ही इन्होंने बोला है, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं पीआरटी एचटेट में भी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं टीजीटी पीजीटी, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आंसर की रिवाइज़ की गई, लेकिन उसके बावजूद फिर से जो है इनमें गड़बड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही। एज इट इज़ आपको आंसर की देखने को मिलेंगी, रिवाइज़ करने के बाद भी एज इट इज़ आंसर की हैं। अभी जी इस अखबार में जो अपडेट आई है, आपने पढ़ी भी होगी कि ये 17,500 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, और अब जो है विशेषज्ञों की राय के अनुसार ज़रूरत हुई तो प्रभावित अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम लिया जाएगा। विशेषज्ञों के समक्ष आप अपना प्रस्ताव रखिए। ये बोर्ड से हमारा निवेदन है कि ये प्रस्ताव आप रखिए। आंसर की में जो खामियां हैं उनको ठीक करके रिवाइज़ कीजिए। जो मिसिंग है या जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जो जो क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वहाँ आप ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं बच्चों को। पेपर का यही सॉल्यूशन है, क्योंकि एचटेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एचटेट कंडक्ट करवाने के लिए फ़ीस भी बहुत ज़्यादा ली जाती है, और मेरे ख्याल से बोर्ड नहीं चाहेगा इसी फीस में री एग्ज़ाम हो, दोबारा से फिर से पेपर हो, नहीं चाहेगा। मुश्किल से साल में एक बार इनसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और अभी से इसमें इतनी सारी खामियां हैं। तो जो एचटेट के कैंडिडेट हैं, अभी देखते हैं क्या इसमें आगे अपडेट आती है। जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद हम ग्रुप डी की नई भर्ती, अभी अभी जो फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में भी अखबार में न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, वो आपको। तो जी आप ये देखिए, हमारा जो ग्रुप डी है इसमें लगभग 16 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछली साल से जो पिछला सीईटी हुआ था उसमें 13.5 लाख कैंडिडेट थे, अब की बार लगभग 16 लाख कैंडिडेट हैं। तो कंपटीशन जो है बहुत हाई रहने वाला है। आपको अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर करनी होगी। इसमें इसकी अपडेट जो दी गई है इसमें हम आपको डिस्कस बताते हैं। ये देखिए
पिछला CET 2023 में हुआ था, तो अभी जनवरी 2026 में ये एक्सपायर होने वाला है। इसकी वैलिडिटी 3 साल दी गई है। तो जनवरी 2000 अभी ये जो है एक्सपायर हो चुका है। मेरे ख्याल से इस हिसाब से ये एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट शायद जनवरी 2023 में आया था। जहाँ तक अभी कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन 2023 में इसका रिज़ल्ट आया था। तो 23, 24 और 25 के बाद अब ये जनवरी 2026 में एक्सपायर हो चुका है। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का ये राइट टाइम है। लेकिन अभी जो खबर दी गई है वो क्या है कि इस एग्ज़ाम को जल्द ही सारा डाटा प्रोवाइड करने के बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि PMT PST हरियाणा पुलिस के चल रहे हैं। अभी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के भी और लड़कियों के भी PST होने हैं। तो अभी लगता नहीं कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन बोर्ड का कुछ नहीं पता। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल तक रखिए। कंपटीशन आपका बहुत हाई रहने वाला है। पिछली कट ऑफ को देख लीजिए आप, तो कितने हाई मार्क्स पर भी लिस्ट जो है वो क्या नाम, जितने भी हाई इसमें मेरिट वाले बच्चे थे वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऊपर से आप भर्तियों का रवैया देख सकते हैं। हमारे चेयरमैन सर से अभी तक कोई नई भर्ती नहीं करवाई गई है। जितनी भी भर्तियां हैं सभी पेंडिंग हैं। जिनके रिज़ल्ट हो या कुछ भी हो, सभी पेंडिंग भर्तियां हैं। वो जो हमारे पिछले चेयरमैन थे भोपाल खत्री सिंह, और आज उनकी भी एक खबर आई हुई है, CMO में उनको स्पेशल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो बहुत बहुत बधाई खत्री साहब को। नेक्स्ट जो है आपको ये देखना है कि ये सभी अभी तक पेंडिंग भर्तियां चल रही हैं, चाहे वो पुलिस की हो। पुलिस में 5600 की जो भर्ती थी 2023-24, इस जो विड्रॉ कर ली गई थी अभी, तो ये वही भर्ती है। ये पेंडिंग भर्ती चल रही है, कोई नई भर्ती नहीं है। ठीक है। हमारे जो ग्रुप डी का है, अभी आपने देखा होगा किस तरह से सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के करवा तो रही है, लेकिन उसमें भी आप देखिए ना तो यस नो पोर्टल ओपन हो रहे हैं, ना ही कभी कभी करेक्शन के लिए। अब की बार तो जो है करेक्शन के लिए दिया गया है, कभी करेक्शन पोर्टल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, लिस्ट बहुत हाई जाएंगी। आपको इतनी मेहनत करनी है कि ना तो आपको येस नो की ज़रूरत रहे, येस नो पोर्टल की, और ना ही आपको ये बोलना पड़े कि रेपिटेशन रोको। वैसे ये गलत बात है जो मैं बोल रही हूँ येस नो पोर्टल की, और ये लेकिन आपको तैयारी के लिए बता रही हूँ सिर्फ। ये तो कोई भी कमेंट में गाली ना दे के जाए इस बात के लिए। मैं सिर्फ आपको तैयारी के लिए बता रही हूँ कि आपको इतने हाई लेवल की तैयारी रखनी है कि जहाँ पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो। जो बच्चे स्टैंड करते हैं, भाई सभी बच्चे हाई लिस्ट में नहीं आ सकते, कुछ बच्चे इनसे नीचे भी होंगे जो सिर्फ कुछ पॉइंट 001 से भी रह जाते हैं। आपने देखा होगा बॉर्डर लाइन पे अभी भी ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, कुछ एज मैटर में रह गए, कुछ जो है बॉर्डर लाइन पर रह गए। तो आपको तैयारी इतनी ही खींचनी पड़ेगी। जिसको सिलेक्शन लेना है उसको तो तैयारी कम से कम इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। बाकी जो बच्चे बहुत हाई हैं, जो 70+, 75+ हैं, वो बच्चे कम नहीं हैं, वो कम इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो 70 और 75+ जो है वो गेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी बहुत हाई रखनी है, क्योंकि किसी भी मंच पर आपकी सुनवाई बहुत कम होगी। रिजल्ट आने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भर्तियों पर पहले से ही बहुत ज़्यादा केस हो रखे हैं, तो इस चीज़ को भी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा JBT को लेकर है। हमारे कुछ कैंडिडेट वहाँ मेवात में गए हैं, उन्होंने वहाँ पर MLA को एक ज्ञापन सौंपा है। JBT भर्ती को का जो रिज़ल्ट है पेंडिंग, उसको आप जो है दें और बच्चों की ज्वाइनिंग करवाएं, क्योंकि उसकी फाइनल लिस्ट आनी है। तो हम चलते हैं। हाँ जी, अब है हमारा तीसरा मुद्दा। क्या है हमारा तीसरा मुद्दा? हमारा तीसरा मुद्दा है हमारा JBT फायर और स्टेनो का। JBT फायर और स्टेनो का। बाकी ग्रुप C की भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, बहुत लंबे टाइम से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। JBT का DV लिस्ट आ चुकी है, सिर्फ फाइनल लिस्ट लगनी बाकी है। इन बच्चों को सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। 14 साल का वनवास हो चुका है, 14 साल पूरे हो चुके हैं।
तो बच्चे चाह रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए जेबीटी वालों का। इतना लंबा समय हो गया है, बहुत दुखी हो चुके हैं बच्चे। सिर्फ 1456 कैंडिडेट हैं, इनकी लिस्ट लगनी है। इतनी कोई ज़्यादा भरमार नहीं है इस भर्ती में कि इसका रिज़ल्ट तैयार ना किया जाए। अगर चेयरमैन हिम्मत सिंह चाहें तो इस चीज़ को पुश कर सकते हैं कि, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनसे ऊपर भी हैं। हिम्मत सर जो हैं इनके ऊपर भी कोई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह हैं, नायब सिंह सैनी हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, मेरी एक पर्सनल जो मानना है मेरा वो ये कि जेबीटी फायर और स्टेनो वाले बच्चे एक मंच पर आ जाएं। अभी आपके 17 तारीख को पीएम की रैली है हरियाणा में, उसके बाद 25 तारीख को नायब सिंह सैनी जी हमारे सीएम साहब मेवात में, इनकी एक बहुत बड़ी रैली है। तो वहाँ पर बच्चे अपनी मांग को रख सकते हैं। वैसे तो छोटे मंच पर ही सुनवाई नहीं हो रही बच्चों की, तो पीएम की रैली में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही। नायब सिंह सैनी साहब तक हमारी बात पहुँचे, चेयरमैन साहब तक जो है डिपार्टमेंट तक हमारी बात पहुँचे तो शायद कुछ समाधान हो जाए। पीएम रैली में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सीएम साहब मेवात में जा रहे हैं तो इनकी नॉलेज में तो आना ही चाहिए मैटर, ताकि ये भर्ती कंप्लीट हो। बहुत मेरे ख्याल से 2023-24 से इंतज़ार कर रही हैं बच्चे, 2022 से 23 से, ये पिछली लंबित भर्तियां हैं। तो इनमें बच्चों का हक तो बनता ही है कि इनका इतने ज़्यादा लेट ना हो। स्कूल की टीचर्स की एक भर्ती को कंप्लीट होने में 3 से 5 साल का समय ले रहे हैं। क्या 3 से 5 साल में बच्चे, तब तक अगर मान लीजिए 3 साल ले लेते हैं तो एक बच्चा जो आज फर्स्ट क्लास में है उसकी थर्ड क्लास हो जाती है। बहुत लंबा टाइम हो जाता है। फाइलें पता नहीं कहाँ कहाँ धूल खा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता ये फेयर कुछ प्रोसेस है इन चीज़ों का। इसके बावजूद भी जब अगर आपके आंसर की रिलीज़ कर दी जाती है और कुछ दिक्कत हो जाती है तो आपसे फिर भी पैसे लिए जाते हैं। क्या ये बच्चों की गलती है कि आंसर की गलत हुई है उसके बाद बच्चों को ऑब्जेक्शन लगाने पड़ रहे हैं और ऑब्जेक्शन के लिए आप फीस वसूल कर रहे हैं? क्या ये सही बात है? मेरी पर्सनल राय में तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आंसर की में अगर कुछ गलती है, गड़बड़ी है, तो वो बच्चों की नहीं, वो बोर्ड की, वो आयोग की दिक्कत है। और उसमें जो है बच्चों से ये फ़ीस वसूलना एकदम ही गलत लगता है। पता नहीं सिस्टम कैसा है, क्या है, कुछ नहीं बोल सकते। तो हमारे जितने भी जेबीटी और फायर वाले साथी हैं, स्टेनो वाले, ये सीएम साहब से जाकर मिल सकते हैं। अगर आपने ज्ञापन सौंपा है, एमएलए को अवगत कराया है। जेबीटी वाले बच्चे गए हैं, जावेद खान हमारे वहाँ के जो एमएलए हैं उनको ज्ञापन सौंपा है जेबीटी वाले कैंडिडेट ने, वहाँ उनसे मिले हैं और उनको आश्वासन मिला है। आश्वासन ही मिलता है हर जगह, तो इनको आश्वासन मिला है कि आपका मैटर हम ज़ोर शोर से उठाएंगे, मतलब प्राइमरली आपका मैटर उठाया जाएगा। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी, हमारा जो छोटा सा मुद्दा है। बहुत सारे टेलीग्राम पर ग्रुप बन रहे हैं जो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, जिन्होंने रिजर्वेशन जो पिटिशनर बने हैं बच्चे हरियाणा पुलिस के केस में, जो बच्चे पिटिशनर बने हैं वो ना तो कहीं गलत हैं ना वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब बच्चे चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन ये कोई भी गलत मैटर नहीं है। रिजर्वेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है, ये संविधान में लिखा हुआ है भाई, एक संवैधानिक अधिकार है। अगर बच्चे जो पिटिशनर बने हैं वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यूआर की कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं हो सकती जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं। अब ईडब्ल्यूएस में देखिए, बाकी कैटेगरीज को आप गाली दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस एक जनरल कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं ये मांग उठा रहे हैं कि हमारी कट ऑफ जनरल से नीचे होनी चाहिए। तो ये लोग जायज़, इनकी मांगें जायज़ हैं। ये संविधान में हमारे बाबा साहेब हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े वकील और संविधान के ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने ये रिजर्वेशन इनको दे रखा है, ये इनका संवैधानिक अधिकार है। तो बच्चे कोई भी भ्रमित ना हो, ना किसी के बहकावे में आकर कोई गलत मुद्दे को जो है अब आप मुद्दा बनाए, कोई बड़ा मुद्दा बनाए। कोई भी बड़ा मुद्दा बनाने से सिर्फ जो भर्तियां होनी हैं वो अटक जाएंगी आपकी। ज़्यादा बड़ा मुद्दा ना बनाए इस चीज़ को। रिजर्वेशन पॉलिसी जो पिटिशनर हैं ये इनका हक है। तो बच्चे किसी भी, ये मेरी अपील है अपनी पर्सनल बच्चों को, कि आप भ्रमित ना हों और ना ही किसी के बहकावे में आए। इस चीज़ को बड़ा मुद्दा ना बनाएं, कुछ गलत नहीं हो रहा है।
जो बच्चे पिटिशनर बने हैं, अभी प्रोमिला केस की भी सुनवाई होनी है, तो आप लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा, आपके पीएमटी पीएसटी ज़रूर होंगे। और जो बच्चे इससे बिलोंग नहीं करते, जो रिजर्वेशन पॉलिसी से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए इंतज़ार ये थोड़ा लंबा हो सकता है। बस आपके लिए नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि इंतज़ार थोड़ा आपका लंबा हो सकता है। बाकी जो बच्चा कैपेबल है, जो बच्चा योग्य है, उसको भर्ती में जगह ज़रूर मिलनी चाहिए, उसका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या फिर किसी रिज़र्व कैटेगरी का हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, क्योंकि हम रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाएंगे, तो मेरी वीडियो आपको कई कई दिन में देखने को मिलती होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।